स्वागत है आपका परीक्षा विद मनोज में। मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आज हम सॉल्व कराने वाले हैं आपके 2025 सन 2025 में यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। हम उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कितना इजी होता है मैथ में पूरा का पूरा नंबर लाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप जैसे मैं सॉल्व कराऊंगा वैसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका निश्चित रूप से, जैसे मैंने लाया था मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स, मेरे जैसे स्टूडेंट्स लाए थे जिनको मैंने मेंटरिंग की थी, जिनको मैंने सिखाया था कैसे पेपर को लिखना है, बिल्कुल वैसे ही आप भी लाओगे। ठीक है, तो हम आज आपको कराने वाले हैं सन 2025 में पूछे गए गणित के परीक्षा प्रश्न पत्र को, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न में आप देखते हो कि 5 क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, उसके बाद आपके अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, उसके बाद आपके लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इनके करने का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन था, अगर आप ऑप्शंस को सही कर देते हो तो 5 नंबर आपके हाथ में ऐसे ही आ जाते हैं। फिर अति लघुत्तरी प्रश्न में कितना लिखा जाए, ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न में कितना लिखा जाए कि नंबर हमें पूरा का पूरा मिल सके, आंसर सही हो, स्टेप्स सही हो, ताकि हम पूरे से पूरे मार्क ला सकें मैथमेटिक्स में। तो इसलिए इसको आप मेरे साथ करिए, जैसे मैं आपको कराता हूँ वैसे ही सेम टू सेम आपको एग्जाम में जाके करना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में पूरा मार्क मिलेगा। चलिए देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या कहा है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। पहली बात आप समझ लो कि कोई भी त्रिभुज होता है, ठीक है, जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ आपके सामने कि ये लो ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। तो भुजा के सामने का कोण जो है, ठीक है, ये जो कोण है भुजा के सामने का कोण है, ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। या जिस भुजा अगर बड़ी भुजा है, ठीक है ना, बड़ी भुजा है ना दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा इसको सही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छा सा फिगर बनाते हैं ट्रायंगल का। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझाते हैं ताकि आप यहाँ पे पढ़ भी पाओ, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओ। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हो। देखो दोस्तों, ओके, सॉरी, तो जो भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। बात आप समझते हो, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कितना होता है बेटा? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का योगफल 180 होता है। एक जानकारी आपको ये नोट कर लेनी है, ठीक है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। बी प्लस सी ए और सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। तभी त्रिभुज वो बन सकता है, अन्यथा वो त्रिभुज बन नहीं सकता ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने का कोण उतना ही बड़ा होगा। कहने का मतलब है, इसका उल्टा अगर कहें कि बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण असमान है, ठीक है, तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है, बिल्कुल, अगर कोण छोटा है तो भुजा भी क्या होगी? छोटी होगी। ऑप्शन ए क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 7 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा योग का तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक। अब चीज़ें देखो, आप अगर आप ठीक से पढ़ते हो ना, ध्यान से पढ़ते हो, तो चीज़ें शब्दों में ही लिखी होती हैं। तत्समक क्या लिखा है? तत्समक, ठीक है ना। तत् मतलब होता है उसके, समक मतलब समान, उसके समान मतलब उसके बराबर कर दे। मतलब कोई भी संख्या है, इसमें क्या जोड़ा जाए, योगात्मक की बात किया है, जोड़ने की बात किया है, तो उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, 0 जोड़ेंगे या फिर 0 घटाएंगे तो उतना ही संख्या मिल जाएगा। तो योग का तत्समक अवयव है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आते हैं, 5x वाई स्क्वायर में x के गुणांक बताइए, ठीक है ना।
5xy² में x के गुणांक बताइए। गुणांक क्या होता है, मतलब कि ये अगर देखा जाए x² 5xy² दिया है, तो इसमें गुणांक का मतलब है कि जिसका पूछा गया है उसको हटा दो वहाँ से। में x का गुणांक, x का गुणांक मतलब कि x में कितने और चीज़ों का गुणा हुआ है। अगर हम x को हटा देते हैं बाकी कौन कौन चीज़ें बनती हैं, 5y²। यही जो 5y² है, इसी का गुणा किसके साथ हुआ है, x के साथ हुआ है। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा इसमें, 5xy² में 5y²। ऑप्शन बात सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। ठीक है ना, योगात्मक, किसी पूर्णांक है उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन का MCQ का और या फिर कहें वस्तुनिष्ठ का क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है 0 से, बिल्कुल नहीं। -1 से, बिल्कुल नहीं। दिया है 1 से, नहीं। उसी पूर्णांक से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना, योगात्मक प्रतिलोम। अगर कोई संख्या है मान लो 5, इसका योगात्मक प्रतिलोम मतलब कि इसमें और क्या घटा दें या जोड़ दें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। अगर 5 है तो 5 में -5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही -4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +4 = 0। ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। अब इसमें बोला है कि उसमें गुणा किया जाता है भाई साहब, क्या 0 से। अगर हम 5 से 0 से गुणा कर देंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अगर 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और -1 से गुणा करेंगे तो 5 × -1 गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर मैं बोलूँ कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा तो इसमें क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे तभी तो -5 आएगा। बात समझे कि नहीं समझे। यानी कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, -5। अगर -5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो +5 होता है। यानी कि फिर से इसमें -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5। माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, -1 से गुणा करते हैं, ऑप्शन सा हो जाएगा। सब कुछ उसी में लिखा हुआ है, बस आपको सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 MCQ का दे रखा है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 MCQ का दे रखा है। क्या दे रखा है, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। बहुत अच्छे से आप जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप करिएगा। और आपको अगर पूरा मार्क, पूरा फुल पूर्णांक ना मिले गणित में तो आप बताना मुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, 6 बटा -5, ठीक है, -7/6, -7/-6। पहले तो ये बात समझो कि अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस हैं तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये एक्चुअली -7/-6 नहीं ना लिख करके लिखा क्या है, 7/6 लिखा है। अब नई भिन्नें क्या हो जाती हैं, -6/5 हो जाती हैं, -7/6 हो जाती हैं, 7/6 हो जाती है। ये नई भिन्न है, ठीक है ना। में कौन बड़ी है, इसमें पूछा है कौन बड़ी है। अब आपको करना क्या इसको हल करना पड़ेगा, नहीं। जो धनात्मक होगी निश्चित रूप से क्या होगी, वो बड़ी होगी। तो 7/6 क्या है, ये जो धनात्मक है ना, बाकी दोनों ऋणात्मक है तो छोटी होंगी। तो 7/6 किसके सबसे बड़ी हो जाएंगी। लेकिन इसको लिखा कैसे है, यहाँ पे -7/-6 लिखा है, तो ये भी सबसे बड़ी हो जाएगी। बात मेरी समझ पाए आपकी नहीं, बोलिए। समझ पाए होगे, मैं आपसे आशा करता हूँ। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब बेटा अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। उसमें लिख के आंसर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कॉपी में। और एग्जामिनर जो होगा वो आपकी कॉपी को चेक करेगा तो आपके स्टेप्स भी उसमें देखेगा कि आपने स्टेप्स जो लगाए हैं, क्या आप डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं कहीं से नकल मार करके, या फिर आप सच में वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना उत्तर खुद से लगाए हैं, खुद से लाए हैं। ठीक है ना, आपको अपना उत्तर खुद से लाना है स्टेप्स को दिखाते हुए, तभी आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। और अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने अंक के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न कितने के होते हैं, वो बेटा अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं, और लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। तो 1 नंबर वाली बात तो है कि हाँ ठीक है 1 नंबर का, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको समेट देना है, उसको पूरा अच्छे से स्टेप में, छोटे स्टेप में करके दिखाना है। चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व करते हैं देरी ना करते हुए।
क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा क्या है, अति लघु त्रिभुज प्रश्न स्टार्ट है। चलिए अब देखना, ध्यान से देखना कि हम क्या लिखेंगे कि एग्जामिनर पूरा मार्क हमको दे के जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है। लिखेंगे 1 घन मीटर, क्या लिखेंगे, 1 घन मीटर को किससे कन्वर्ट करना है, घन सेंटीमीटर। बात यहाँ तक क्लियर है, घन सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है ना। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब घन मीटर का मतलब क्या होता है, घन मीटर का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे लिखो, घन मीटर बराबर क्या होता है, मीटर की पावर 3, यानी इसका मतलब क्या होता है, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। यहाँ एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप घन मीटर का मतलब समझते हो। बात क्लियर है। अब इसी घन मीटर के जहाँ जहाँ मीटर गुणा वहाँ क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे, 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर सेंटीमीटर। ठीक है ना। कितना हो जा रहा है, 10 की पावर कितना हो जा रहा है, अगर हम 100 को कितनी बार गुणा किए, 1 2 3, 100 की पावर 3 बराबर ये सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। अगर इतना ही आप लिख देते हो तब भी आपका आंसर सही हो जाता है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 है, बाहर 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। बात क्लियर है आपकी, बोलिए। घन मीटर को घन सेंटीमीटर बदलना था, चूँकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। घन मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, यानी कि मीटर को 3 बार गुणा किया गया है। अब जहाँ जहाँ मीटर वहाँ हम सेंटीमीटर करेंगे। ठीक है। जब यहाँ पे सेंटीमीटर करेंगे तो ये जो है उसकी वैल्यू मीटर की, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब 100 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, मतलब 100 की पावर 3 है, सेंटीमीटर क्यूब है। 100 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 2 मतलब 100 होता है। यहाँ पे 10 की पावर 2 करेंगे, यहाँ पे घातांक का नियम लगेगा, 10 3 दूना 6 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ लिखते हैं तब भी सही है, यहाँ लिखते हैं तब भी सही है। एग्जामिनर जो है आपकी जो कॉपी चेक करना उसकी हिम्मत नहीं है कि आपके नंबर काट ले। ठीक है। ऐसे ही मैं अपने बच्चों को ट्रेन किया था, ऐसे मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं भी लगाया था। और मेरे मैथ में से अगर देखा जाए इसका कितना पूर्णांक, मेरा 1 नंबर कम आया था, कहीं मैंने गलती की थी, 1 नंबर कम आया था। ठीक है। लगभग पूरा का पूरा नंबर ही आ गया था। काट लेते हैं लोग, कोई बात नहीं, कहीं फार्मूला के नाम पे, कहीं कोई त्रुटि के नाम पे काट लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो यहाँ होगा क्षेत्रफल बराबर हो गया, आप लिखेंगे क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, यहाँ लिखेंगे भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे ही लिखेंगे, आप अपने सुंदर राइटिंग में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे दे रखा है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर वाले भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। मतलब उसी वर्ग से, समझो मेरी बात, उसी वर्ग से काटना है 5-5 सेंटीमीटर वाले। मतलब कि क्षेत्रफल, अगर पहले का क्षेत्रफल 25 का स्क्वायर है तो जितने छोटे छोटे हैं उसी में से निकल के बने होंगे। इसका मतलब अगर सभी 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़ा जाएगा तो कितना मिलेगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलेगा। मतलब इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के माना n बनते हैं। ठीक है ना। कुल कितने बनते हैं, कुल n बनते हैं। माना लिखेंगे यहाँ पे, माना n वर्ग काटे जाते हैं, माना n या x वर्ग, माना x वर्ग काटे जाते हैं। ठीक है ना। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू x के। अब यही क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा, मतलब कि 25 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर इंटू x के।
ठीक है ना। तो यक्स की वैल्यू यहाँ निकालनी है आपको। क्या कर देंगे, 25 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बटे 5 25 कितना होता है 25। यहाँ पे एक घात कम हो जाएगी है ना, यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, यानी कि 25 की घात कम हो जाएगी। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25। तो ये लिखेंगे आंसर। अभी इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। 25 वर्ग काटे जा सकते, ठीक है, 25 वर्ग काटे जा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। बारंबारता मतलब कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है उसको बताना। टैली चिन्ह क्या होता है बेटा, ये जो खड़ी पाई होती है ना उसको हम टैली चिन्ह बोलते हैं। उदाग्र चिन्ह, इनको बोलते हैं उदाग्र चिन्ह। क्या बोलते हैं, उदाग्र चिन्ह। अब किसी संख्या को बार में दिखाने के लिए, मतलब कोई संख्या एक बार आई है तो एक, दो बार आई है तो दो उदाग्र चिन्ह लगाएंगे, दो डंडा लगाएंगे। कोई संख्या 3 बार आई है तो 1 2 3 बार लगाएंगे। कोई संख्या 4 बार आई है तो 4 बार लगाएंगे, 1 2 3 4। लेकिन 4 से आगे इस चिन्ह को इस तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके लिए अगर हम बोलें कि कोई संख्या 5 बार है, 5 बार है तो उसको कैसा लगाएंगे, 1 2 3 4 और एक बार काट देंगे, ठीक है। इसको हम 5 बोलते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। पूछा है कि टैली चिन्ह लगा करके बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख देंगे बेटा कुछ नहीं, एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आंकड़े, यहाँ लिखेंगे टैली चिन्ह। क्या मेरी बात आप सब क्लियर है? क्या मेरी बात आप सबको क्लियर है? बोलो बेटा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं आंकड़े, यहाँ लिख देंगे हम 5 कितनी बार आया है यहाँ पे देखो, 2 बार आया, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया, तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे 6, देखिए कितना बार आया 6, केवल एक बार आया तो एक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक ऐसे लगा देंगे। ऐसे इसके बाद हमारा कौन सा अंक आता है 13, ठीक है ना। 13 कितनी बार आया बेटा, एक बार 2 बार, क्या सबके सब हो गए 2। ये इसकी हो गई टैली चिन्ह बारंबारता। यहाँ लिखेंगे इसे टैली चिन्ह बारंबारता, टैली चिन्ह बारंबारता ऐसे लगा देंगे। आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, एक नंबर पूरा आपको यहाँ से मिलने वाला है, बेझिझक आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा एक नंबर। सिंपल है ना, 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। मान लो ज़्यादा अगर पाई खींचते हो तो 1 मिनट लग जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x² प्लस 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 7x² माइनस 6z माइनस 10 दे रखा है ना। अब इसमें करना क्या है, ठीक है, सरल करना है। इसको सरल करने का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग करके इसको क्या करना है, छोटा करना। सजातीय विजातीय इसमें छांटना है। सजातीय मतलब एक ही जाति वाले, ठीक है। विजातीय मतलब विजातीय अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग जाति वाले। अब जाति का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे xy लिखा है, यहाँ पे z लिखा है, यहाँ पे xy लिखा है, यहाँ पे x² लिखा है, z लिखा, तो सबको अलग एक साथ कर लेंगे। x² वालों को एक साथ, y² वालों को एक साथ, और अगर z है z वालों को xy तो xy वालों को एक साथ लिख लेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है मेरी, बोलिए, क्या यहाँ तक बात मेरी क्लियर है, यस और नो, है ना। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है 5x² और कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 7x²। तो हम क्या कर लेंगे, 5x² माइनस 7x² सबको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है 7xy, यहाँ लिखा है 3xy, इनको भी एक साथ कर लेंगे, प्लस 7xy प्लस 3xy।
ऐसे एग्जामिनर को पता होगा कि आपको सजाती विजाती पता है। फिर इसके बाद लिखा है क्या, 8z लिखा है, यहाँ पे -6z लिखा है, -6z लिखा है, माइनस इसके बाद बचता है क्या 10। क्या सबका सब हो गया, देख लो सबका सब हो गया। अब यहाँ पे x², यहाँ पे x², 7 में से 5 x² घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 बड़ा है, इसके साथ माइनस चिन्ह है तो -2x² हो जाएगा, प्लस यहाँ 7xy है, यहाँ पे 3xy, दोनों धन के साथ हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। 7 3 कितना होता है 10, 10xy, ठीक है 10xy, प्लस यहाँ पे 8z है, यहाँ पे 6z है, घटा देंगे दोनों को, 8 - 6 बराबर होता है 2z, माइनस कितना बचता है 10 के। यहाँ तक आप लिख देते हैं तो भी बात सही हो जाती है, और मैं चाहूँगा कि आप यहीं तक लिखो। बहुत करोगे इसमें तो क्या करोगे, यक्स यहाँ है, यहाँ यक्स है, जिसको कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा -2x + 10y + 2z - 10। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। एक नंबर का है तो हम कहेंगे आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है। बोलिए मेरी बात क्लियर है कि नहीं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे आप, सिंपल। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q = 0। q यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे q 0 होता तो मतलब वो संख्या डिफाइन नहीं हो सकती है। जैसे क्या, जैसे कि 4/3, 5/2, 4/2, ठीक है। या हम लिखें 4, 5, 6, क्योंकि इनको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखो 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सभी पूर्णांक, यहाँ पे लिखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है ना। जितने भी पूर्णांक होंगे वो सबके सब क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि उनको उनके बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उनके बटे में क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है ना। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि उनके में उनका जो डिनोमिनेटर है, उनका जो हर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बात क्लियर है मेरी, ठीक है ना। चलिए, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, उसमें कोई 3 पास नहीं करना, अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा नंबर आ जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, a⁵b, चलो ब्लू लेता हूँ, a⁵ है ना, a⁵b - ab⁵, ठीक है। के गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी सबसे छोटी घात कॉमन हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे a की 1 घात है, यहाँ पे b की 1 घात है, तो हम क्या करेंगे, a b को यहाँ से कॉमन कर लेंगे। अगर a b को यहाँ से कॉमन कर लें तो यहाँ पे आता है a⁴, b कॉमन हो गया, माइनस b⁴ यहाँ बचता है, ठीक है ना। तो आप एग्जामिनर को बताएंगे, चूँकि a² - b² होता है a + b a - b सर्वसमीका, ठीक है ना। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको ये चीज़ आती है। अगर हम इसकी बात करें, a² की पावर स्क्वायर माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा, अब जो इसके अंदर में है उसको लिखेंगे a² + b², अब वो यहाँ पे हो गया, और a² - b², ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a⁴ 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस b⁴ 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या आ जाता है, a² + b², और यहाँ पे क्या आ जाता है, a² - b² फिर से है, तो यहाँ से इसको तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, a + b
और a माइनस बी। बोलो बात क्लियर है ना? बोलो बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हो गया, ठीक है, a की पावर b की पावर 4 हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन था, जो हमारे ऊपर था, इस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है बेटा, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुड़े के खंड, गुड़े के टुकड़े। खंड माने क्या होता है, टुकड़ा, गुड़ा का टुकड़ा, गुड़ा का टुकड़ा होता है, ठीक है। कितने कितने टुकड़ों में गुड़ा हुआ है, कितने कितने टुकड़ों में गुड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। यानी कि गुणनखंड करने का मतलब है खंड खंड कर दो, जो जो टर्म इसमें गुणा के रूप में आए हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ए एक टुकड़ा है, बी है, दूसरा टुकड़ा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा ए प्लस बी है, चौथा ए माइनस बी है। तो इसका मतलब गुणनखंड हो चुका है। आपको पूरा का पूरा एक नंबर यहाँ से मिल जाता है, किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ से वो काट ले, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हमारा लघुत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर के हैं, 2 मार्क्स के हैं। लघुत्तरीय प्रश्न कितने हैं, कितने मार्क के हैं, 2 मार्क के हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं, है ना। लघुत्तरीय प्रश्न आपका कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है, दिया है, ध्यान से देखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से एग्जाम में लिख पाओ और एग्जामिनर आपको पूरा पूरा मार्क दे, है ना। तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो होगी परीक्षा से पहले परीक्षा वाली फीलिंग, है ना। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। हम पढ़ाएंगे भी, आपको बताएंगे कैसे लिखना। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप देखो, परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप, परिमाप माने बेटा क्या होता है, परिमाप मतलब होता है किसी बाउंड्री की चारों तरफ की माप। अगर वो सर्किल है, कोई वृत्त है, तो उसके चारों तरफ की माप क्या होगी, उसकी परिधि होगी। अगर वो त्रिभुज है तो उसका परिमाप क्या होगा, उसकी बाउंड्री क्या है, तीनों भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ दो, वो उसकी त्रिभुज का परिमाप हो गया। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को, चारों के चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दो, जितना आ जाता है वही उसका क्या है, परिमाप है ना। चलिए, अब परिमाप का मतलब चारों तरफ की माप हो गई। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर। समबाहु क्या होता है बेटा, समबाहु, समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर उस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, आप कैसे लिखोगे, आप देखो कैसे लिखना है। आप यहाँ देखो, मान लो एक हमारा ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ये हमारा रहा ट्रायंगल, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर, इसको लिख देंगे ए, इसको ए, इसको 1, ठीक है ना, ए बी सी लिखेंगे। चित्र में पूरा नंबर चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, पूरा नंबर चाहिए ना, बिल्कुल। चित्र में ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं ए इकाई है। भाई इकाई सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है, ए इकाई है। अतः इसका परिमाप क्या होगा, अतः इसका परिमाप, अतः इसका परिमाप क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस ए बराबर 3a। दिया है 3a, मतलब परिमाप कितना, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 18/3, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 18/3, 3 छक 18, 6 सेंटीमीटर। मतलब उसकी भुजा यहाँ से निकल के आ गई, a बराबर कितना आ गया, अतः लिखेंगे, अतः a बराबर 6 सेंटीमीटर। उसकी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब पूछा इसमें क्या है, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। अगर आप मेरी पुराने वीडियोस देखेंगे, पुरानी कक्षा के वीडियोस देखेंगे, वहाँ पे इस चीज़ को मैं डिस्कस किया है कितना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं सीधे फार्मूला बता रहा हूँ कि कैसे आता है ये, कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा कड़ी में 3
√3/4 स्क्वायर, √3/4 मतलब करीब 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। √3/4 भुजा स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर कितना, भुजा 6 है, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 टाइम्स लिखना है, 6 × 6, 6 का वर्ग मतलब 6 × 6। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 कम 2 2 3 6, मतलब कितना होगा, 3 3 कितना, 9√3 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई, ठीक है ना। दोनों का मात्रा क्या है, सेंटीमीटर, तो 2 बार गुणा हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, अगर आप इकाई भी गलत किए, मेरी जिम्मेदारी वहाँ पे ख़त्म। अगर आप इकाई भी गलत किए तो एग्जामिनर को पूरा हक है, आपका पूरा का पूरा नंबर काट सकता है। हो सकता है दया करके आपको स्टेप पे दे दे, लेकिन आपने इकाई ही गलत लिख दी तो आपको पता ही नहीं कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, इसलिए 9√3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखे थे, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 13वां क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक भिन्न का हर उसके अंश से अधिक है। अगर कोई भिन्न होती है ना, पहले समझो कि भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा अंश कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा हर कहलाता है, ठीक है ना, अंश हर। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, ऐसे लिखेंगे, दिया है हर बराबर अंश धन 1, उसके अंश से एक अधिक है। एक स्टेप ये हुआ, बात समझ में आई, एक स्टेप ये हुआ, हर बराबर अंश धन 1। एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ बच्चा लैंग्वेज समझ जा रहा है, भाषा समझ जा रहा है सवाल की, ठीक है ना, वो खुश होगा। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, ठीक है ना, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। बोला है कि अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, अब बोलें कि अंश बटे हर, तो हर जो है अंश से एक अधिक है, ये है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, माना अंश, अंश यक्स है तो हर कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, इसलिए, ठीक है ना। एक स्टेप दिया है, क्या दिया, हर बराबर अंश धन 1, माना अंश यक्स है तो हर बराबर x+1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, भिन्न, भिन्न क्या बनती है, ऐसे एरो लगाएंगे, भिन्न बनती है हमारी अंश बटे हर, अंश बटे हर, ये क्या हो जाएगा, अंश कितना है x+1। अब यहाँ पे प्रश्न पढ़ के देखो आप, क्या लिखा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश x है तो हर कितना x+1 हो गया। अगेन चूंकि दिया है, यहाँ से लिखेंगे सवाल से, सवाल से प्रश्नानुसार, या लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, ये हो गया हमारा अगला स्टेप, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, इसमें से एक घटा दीजिए और इसमें से एक घटा दीजिए, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ बात तो सही कर रहा है कि अंश में से एक घटाया है और हर में से भी एक घटाया है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर x-1, नीचे क्या हो जाएगा x+1 - 1, तो 1 1 खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारा x-1/x बराबर किसके, 1/2 के। यहाँ तक बात समझ में आई, बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आई आपको, चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, इधर का इधर तिर्यक गुणा, इधर किधर, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करने पे यहाँ हो जाता है 2x - 2 बराबर x, पक्षांतर करते हैं 2x - x बराबर, इसका ले जाएंगे इधर 2 हो जाएगा, 2x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा x बराबर हो जाएगा 2। एग्जामिनर कहेगा वाह, हर एक स्टेप को क्लियर किया है, क्या बात है, बच्चे को आता है। अब बोला है इसमें कि तो भिन्न ज्ञात कीजिए, जब x पता है तो भिन्न, भिन्न हमारी क्या है, भिन्न हमारी यहाँ पे है, देख लो। एग्जामिनर कहेगा कि हाँ भाई भिन्न तो दे रखा है इसने, भिन्न, चूंकि भिन्न क्या है,
भिन्न हमारी क्या है, एक्स अपान एक्स प्लस वन है, ठीक है ना। यहाँ देखो एक्स अपान एक्स प्लस वन है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2/2 धन 1 बराबर 2/3। यहाँ आप लिखेंगे भिन्न, भिन्न बराबर हो जाएगा 2/3। ऐसे लिख देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे, आंसर लिख देंगे। 2 नंबर किसी की हिम्मत नहीं है काट ले आपका, ठीक है ना। आपने पूरा स्टेप दिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन है। यक्स, यदि 1/x बराबर 3 रखा है तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन पढ़िए आप। यदि 1/x क्या दे रखा है बेटा, 1/x बराबर 3 है, तो यक्स बराबर कितना होगा, यक्स क्या है, इसका उल्टा है, तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर बोला है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ आप दिखाएंगे मान रखने पर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम यक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे, 1/3, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब यक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/3 का स्क्वायर धन 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर कर देंगे। अब 1/3, 1 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 9 + 1/9, बोलो 9 + 1/9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 9 81, 1 82/9, या इसको हम लिख सकते हैं सीधे 9 सही 1/9, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 9 सही 1/9 बराबर 9 9 81 82/9। काट दे कोई नंबर तो बता देना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात क्लियर है, बोलिए बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की, यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर यल बराबर कितना है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई बराबर बी, ऐसे लिख दो एल बी, बी कितना है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रखा है, एच, एच कितना दे रखा है 1 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात करिए, ठीक है ना। घनाभ का आयतन घन मीटर में लिखा है, घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात करिए। इसका मतलब आप समझ जाइए, सबको हमको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यल बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है मतलब 100 से भाग करेंगे। अगर, क्योंकि मीटर हमारी बड़ी राशि, अगर राशि बड़ी होती है तो भाग करते हैं, छोटी राशि से बड़ी राशि में कन्वर्ट करना है तो भाग किया जाता है, और बड़ी राशि से छोटी राशि में कन्वर्ट करना है तो गुणा किया जाता है, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर के। तो 80 में हम 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। फिर एच की वैल्यू दे रखा है कितना, बी की वैल्यू दे रखा है कितना, भी दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में बदलेंगे, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बदलेंगे भाई साहब, कितना 40/100 मीटर। कुछ नहीं, ऐसे बदलते चले जाना, सॉल्व बिल्कुल नहीं करना, सॉल्व तो लास्ट में ही करेंगे, ठीक है। एच की वैल्यू देखो कितना दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर तो पक्का बात है, प्लस यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर में। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर प्लस 20 बटे यहाँ पे 100 लिखेंगे, समझ में आया, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो 20/100 ये भी मीटर में हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 20/100 इंटू ये किस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल मीटर में बदल गया, ठीक है। पूरा मीटर में हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 कम 100 और 20, 120/100 मीटर होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एच। पूछा क्या है, घनाभ का आयतन, इसलिए घनाभ का आयतन, इसलिए
घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यल बी एच, एल गुणे बी गुणे एच। यल की वैल्यू रख दीजिए भाई साहब, कितनी है 80/100, बटे बी की वैल्यू रख दीजिए आप, कितनी है 40/100, वेरी गुड। एच की वैल्यू कितनी है 120/100। बोलो कहाँ पे की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे। अब सबके सब मीटर में, देखो यहाँ पे मीटर है, मीटर है, मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर क्यूब हो जाएगा, यही पूछा था, घन मीटर, है ना। ये पूछा देखो घन मीटर में, घन मीटर मतलब मीटर का 3 बार गुणा, ठीक है। वर्ग मीटर मतलब क्या, मीटर का 2 बार गुणा। वर्ग मीटर क्षेत्रफल का इकाई होता है, घन मीटर आयतन का इकाई होता है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। कोई दिक्कत नहीं, काट दिया ना। ऊपर का तीनों का तीनों गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 छग 48 बटे 5 25 पंजे 125। कोई दिक्कत, बोलिए। अरे 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 48/125 मीटर क्यूब। बस इतना ही करना है, इसको सरल नहीं करना है आपको, सिंपली। यहाँ पर हो जाएगा 48/125 घन मीटर। इसको टेंशन नहीं लेना कि दशमलव में बदलें, कुछ नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को औकात नहीं है आपका नंबर काट दे, ठीक है ना। सिंपल है, बोलो सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। माध्यिका याद करिए, आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों की माध्यिका बतानी है। क्या बतानी है, माध्यिका। जब भी माध्यिका लिखनी होती है, माध्यिका निकालनी होती है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि आंकड़ों को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम, या फिर घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में लिखते हैं। इसके बाद लिखने के बाद ही हम तय करते हैं कि माध्यिका क्या है। तो हमें जो आंकड़ा दिया है इसको हम पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में आंकड़ों को लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, इसका मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़े में, जब छोटे से बड़े में लिखना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। अब बड़े से छोटे में लिखना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। तो इसमें सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा देखो कौन है, 4 है। 4 कितनी टाइम आया, एक ही बार आया। फिर इसके बाद 4 के बाद क्या है, इसमें है 5 है, ठीक है। 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद क्या है, क्या 6 है, नहीं 7 है, बिल्कुल 7 एक ही टाइम आया है। 7 क्या 8 है, नहीं 9 है, 9 है, ठीक है 9 लिख लो। फिर 10 है, फिर 11 है, ठीक है 9 10 11, 12 भी है, ठीक है ना, 12 भी है। और यहाँ पे कितना है, 12 के बाद क्या है 15 है, 15 को काट दो। फिर 16 है, 16 को काट दो, ठीक है ना। छोटे से बड़ा, सबसे छोटा 4, उसके बाद 5, 4 5 7 9 10 11 12 15 16। बात आई समझ में, बिल्कुल। चलिए अब देखेंगे हम कितने आंकड़े हो जाते हैं। एक आंकड़ा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़े हैं, तो इसका मध्य क्या होगा, मध्य क्या होगा, ठीक है ना। अगर मध्य देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 इधर, 1 2 3 4, 4 इधर, ठीक है। इसके मध्य में कौन है, 10 है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सा पद होगा, इसलिए माध्यिका क्या होगी, चूंकि, ऐसे लिखेंगे, चूंकि आंकड़ों का, क्योंकि कुल 9 आंकड़े हैं, 9 आंकड़े हैं, ठीक है। 9 क्या है, विषम है, विषम है, तो माध्यिका क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 9 + 1/2, 10/2 इक्वल टू 5th टर्म, 5वां
पद माध्यिका है। इतना लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? पांचवा पद माध्यिका है। अब पांचवा पद यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 10वां है, जो कि 10 है। ठीक है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर 10, आंसर हो जाएगा। अतः माध्यिका बराबर 10, माध्यिका कितनी होगी? 10 होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 बोला है त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, AB BC AC और PQ दे रखा है, QR दे रखा है, तो त्रिभुज की समता का परीक्षण कीजिए। आपको क्या करना है? ड्रा करना है, पहले त्रिभुज ड्रा करना है। ड्रा नहीं करोगे तो शायद एग्जामिनर का मूड खिसक जाए। ठीक है, दूसरा त्रिभुज। अब इसमें देखो तुम आंकड़ा, त्रिभुज का क्या क्या दिया है इसमें मान। ये हमारा A है, ये B है, ये C है। A को दे रखा है, AB दे रखा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। BC दे रखा है कितना? AB BC 7.1 सेंटीमीटर और AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे बना दोगे, सिंपल, कोई नापने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाप सकते हो तो नाप के बना दो, लेकिन आप सिमेट्रिक डायग्राम बना सकते हो बस दिखाने के लिए। दूसरा त्रिभुज आप बना लो यहाँ पे बगल में। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल आपका यहाँ पे बन जाता है, दूसरा ट्रायंगल ऐसे। ठीक है, अब इसमें दे रखा है क्या? ये ट्रायंगल कौन सा है? PQR। कौन सा है? PQR। PQ दे रखा है कितना? 7.1 सेंटीमीटर। QR दे रखा है 5 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर है? बिल्कुल सही है। त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण, यहाँ पे आप समझो, पहले मेरे से पढ़ो। सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग प्लस समता, सर्व प्लस अंग प्लस सम। ठीक है ना, सम माने होता है समान, और अंग माने क्या होता है? इसमें त्रिभुज के अंग क्या क्या है? भुजा है और कोण है। और सर्व मतलब होते हैं सभी, सभी। ठीक है ना, जब सभी कोण और भुजा समान हो जाए त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुजों के सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, समझे? किसी भी त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? हमें पता है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 अंतः कोण होते हैं। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब उनके तीनों के तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। जैसी भुजा होगी वैसा ही उसका कोण होगा। ठीक है, हर भुजा का उसके सामने का कोण होगा। तो यदि तीनों कोण बराबर हैं तो ये हम नहीं कह सकते कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि छोटी बड़ी हो सकती हैं कोण वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सर्वांग समता में, यदि तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 100% हम बोल सकते हैं त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। लेकिन कोण से नहीं बोल सकते। कोण बराबर हो सकते हैं, इसका मतलब भुजा छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि समझो कि आप ये इतना बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करोगे। ठीक है ना, यहाँ देखो, जैसे कि ये इतना बड़ा है, ये कोण A है, ये इतना बड़ा है तब भी कोण A है, यानी कि भुजा यहाँ तो बड़ी थी, यहाँ तो छोटी हो गई। तो ऐसे में हम केवल कोण से ये नहीं बता पाएंगे कि भुजा कोण सर्वांग सम है। सर्वांग समता के लिए हमें 100% गारंटी होनी चाहिए कि तीनों की तीनों भुजाएं त्रिभुज की बराबर होंगी ही होंगी। इसके लिए तीन मेथड होते हैं। ठीक है ना, एक होता है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी दो त्रिभुज 3 तरीके से सर्वांग सम हो सकते हैं। पहला, यदि तीनों भुजाएं बराबर हो गई, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो गई। और दूसरा क्या हो सकता है? 2 भुजाएं और एक कोण हो गया। या तो दोनों त्रिभुजों के 2 भुजाएं और एक कोण बराबर है, या हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में 2 कोण और एक भुजा समान है, बराबर है, तभी वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। बात समझ में आई? वेरी गुड। यहाँ पे दे रखा है क्या? देखो, अब PQR दे रखा है और ABC दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि AB
यहाँ पे दे रखा है BC, लिखो BC देखो, BC बराबर PQ कितना 7.1 सेंटीमीटर। एक भुजा बराबर हो गई। और देखते हैं AB बराबर PR कितना 3.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? बिल्कुल। और दे रखा है AC बराबर QR कितना 5 सेंटीमीटर। अब भाई देख लो, इसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम क्या ही कह सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, त्रिभुज सर्वसम होगा ही होगा। लिखेंगे चूंकि दोनों त्रिभुजों की, लिखेंगे दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर इतना आप लिख दिए आपको पूरा का पूरा नंबर मिलना तय है। डरना नहीं है मैथ में बैक लग जाएगा, बैक लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? मेरे रहते हुए बैक लग जाएगा? बिल्कुल, जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिखिए, कभी नहीं आपका कुछ नहीं, पूरा का पूरा नंबर आएगा। जो थोड़ा सा होनहार होंगे, ठीक होंगे, उनका पूरा नंबर आना ही आना है। बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखने की कोशिश करें, उनका मैक्सिमम मार्क आएगा, मैक्सिमम, ठीक है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ ही जाएगा, जितना सोचोगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा उनको। चलिए लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लघु तरीका है ना। दिया है 5 मीटर 2 मीटर पेदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। कुछ नहीं, लीटर की बात किया है, कितना लीटर है। यहाँ पे एक प्रकार से यूनिट को, मात्रक को बदलने की बात किया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ना देर करते हुए तुरंत करते हैं। अब चूंकि हौज क्या होगा, लिखेंगे चूंकि हौज एक घनाभ की भांति है, भांति होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। जैसे घनाभ होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तीसरी लाइन क्या लिखेंगे? इसलिए हौज में भरे, इसलिए हौज में भरे पानी का आयतन, हौज में भरे पानी का आयतन, ठीक है। हौज में भरे पानी का आयतन क्या हो जाएगा बेटा? लंबाई कितनी 5 मीटर गुणे चौड़ाई 2 मीटर, उसकी पेदी हो गई। ऊंचाई कितनी 1.5 मीटर, ठीक है। बात आई समझ में? ये इसका आयतन हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे, और 1.5 गुना कितना होता है? 1.5 गुना 15 30, मतलब कि 3 बराबर हो जाएगा मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 मीटर क्यूब। लेकिन लीटर में पूछा है, तो ये लीटर में कितना होगा? यहाँ लिखेंगे लीटर में कितना होगा, पूछा है, पूछा है। लीटर में कितना होगा ये पूछा है, तो 5 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। सुन लो, यहाँ मैं आपको पढ़ा देता हूँ अच्छे से। देखिए, एक ml 1 मिलीलीटर बराबर होता है कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है ना। यानी कि 1 ml बराबर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। बदलेंगे इसको तो हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर क्यूब। 1/100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा, सॉरी, मीटर क्यूब। यानी कि 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर 1/100 की पावर 3 मीटर क्यूब, ठीक है ना।
अब हमको बताओ 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ठीक है ना। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो 1 ml बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर हो जाएगा। अगर इसको इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर बराबर 1/100 क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 लीटर बटे कितना, 1000, यहाँ पे लिखेंगे 1/100 गुणे 100 गुणे 100 मीटर क्यूब। बोलो बोलो, क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब कितना जा रहा है, 1 मीटर क्यूब कितना जा रहा है, बोलो बेटा, 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे 1000 लीटर। बोलो, मैं अभी यहाँ तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको जानना जरूरी, मेरा आपको पढ़ाना भी ज़रूरी है, इसलिए आप यहाँ पे देखते हो। क्या देखते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर बदलेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। हमने 100 से भाग दिया, यहाँ पे 3 घात, इसलिए यहाँ पे हमने 3 घात लगा दिया, मीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। अब हमें पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और ml को जब हम 1000 ml को हम लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो हमने वही काम किया, 1 लीटर बटे 1000 से भाग दिया और हमारा समीकरण बन गया मीटर और लीटर में। और हम इसको समझने की कोशिश किए, इधर उधर पक्षांतर किए, और हमें देखिए सामने रिजल्ट आ रहा है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितने हो जाते हैं, ये शून्य काट दो, 1 2 3 शून्य कट जाएगा, 1 2 3 शून्य कटेगा। 1000 लीटर कितना हो जा रहा है, 1 2 1 शून्य 2 शून्य और 3 शून्य, तो कितना रहा, 3 शून्य तो कट गया, 1 2 3 बचा 3 शून्य, 1000 लीटर, ठीक है ना। बस अब याद कर लो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। बात मेरी समझ गए होंगे आप, नहीं समझ में आएगा, जिनको पढ़ना होगा क्या करेंगे, एक बार आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, या 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर, ठीक है। 2 चीज़ें आप याद कर लो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएंगी। तो 15 मीटर क्यूब, इसलिए 15 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 15000 लीटर, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं परीक्षा से पहले परीक्षा वाली फीलिंग इस क्लास में आपको मेरे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपसे विनती करूंगा, जैसे मैंने आपको इस तरह से करवाया है वैसे आप एग्ज़ाम में जाकर लिखिएगा। आप अपने स्टेप्स को हटाइएगा मत, स्टेप्स का इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैथ में है उसको ध्यान दीजिएगा। ये मत करिएगा कि हम मैथ के क्वेश्चन को इतना छोटा छोटा कर दें कि 2 पेज में ख़त्म हो जाए। यहाँ आपको प्राइमरी के स्टूडेंट को पढ़ाने की टेक्निक यानी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ट्रेनिंग में अगर आप अच्छा कर रहे हो, ट्रेनिंग में आप अच्छा सीख रहे हो, तो आप स्टेप्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं करोगे, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे प्राइमरी के और जूनियर के, तो वहाँ पर हर एक स्टेप लिख को आपको बताना होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए जब भी आप सवाल लगाएंगे हमेशा स्टेप्स को ध्यान में रखेंगे और सवाल को करते चले जाएंगे। लास्ट में आपका आंसर अपने आप सही आएगा, ठीक है। उसको ध्यान, इतना ज़्यादा भटकना नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जितना भी आंसर आ रहा है उसको एक बॉक्स में करके आंसर लिख दीजिए। आपका आंसर सही है, आपका स्टेप सही है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। मेरा यकीन करिए, मैंने खुद मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क लाए हैं, और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने की मैंने मेंटरिंग की है, जिनको गाइड किया है, उनका भी मैथ में बहुत ज़्यादा स्कोर किया। ऐसे मैं अन्य सब्जेक्ट में भी गाइड करता हूँ। मैं अगली सीरीज़ लेके आऊँगा, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, सबके लिए लेके आऊँगा। अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छे से करना सिखाऊँगा, ताकि आप अपने इस DLED एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तब तक के लिए